गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीसीआई कोटा गुरु पे। तो आज अपन बच्चों है ना 12th फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल होते हैं, आज अपन उन प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले, ठीक है ना। और उन प्रैक्टिकल्स के अंदर अपन एक बहुत प्यारा सा प्रैक्टिकल करते हैं मीटर ब्रिज का, ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज का जो प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों, तो मीटर ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है या मीटर ब्रिज जिसके जिस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज, आज अपन उस व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हीट स्टोन जो अक्सर 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल के चक्कर में है ना बहुत घबरा जाते हैं कि प्रैक्टिकल है ना एक्चुअल में किस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है। आज हम है ना आगे जितने भी वीडियो धीरे धीरे इनके सभी प्रैक्टिकल की वीडियो आने वाली है। तो ये जो हम आज पढ़ने वाले, तो ये प्रैक्टिकल की जो एक प्रकार से शुरुआत है। यानी कि अगर हमारे पास में कोई तार दे रखा है, ठीक है ना, वायर दे रखा है, इस वाले तार का अगर अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अपन उस वाले तार का प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यानी कि आज हम इस लेक्चर के अंदर केवल इतनी सी बात करने वाले हैं कि जो मीटर ब्रिज होता है उसकी सहायता से जब अपन किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो वो प्रतिरोध अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं कि मीटर ब्रिज जो होता है, मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो आज बच्चों अपन है ना मीटर ब्रिज जो होता है ना, मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो आज अपन है ना इस वाले वीडियो के अंदर मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन सेतु को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन निकालो और है ना आराम से बैठ जाओ और समझो। देखो मामला है प्रैक्टिकल का, और आपको पता है कि 12th फिजिक्स के अंदर है ना प्रैक्टिकल आता है कितने नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है बच्चों आप लोगों के, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि 30 नंबर का आरबीएससी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आरबीएससी बोर्ड के अंदर है ना 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और उसमें से आपको पता है कि एक आप लोग है ना मेजर प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है ना। एक मेजर प्रैक्टिकल करते हो और ये मेजर प्रैक्टिकल दो थे तुम्हारे माइनर प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो मेजर जो प्रैक्टिकल होता है या मेजर जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है ना। उन मतलब 10-12 प्रैक्टिकल तो अपने को कम से कम करने ही रहते हैं। उनमें से हमारे पास में आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो होता है, मीटर ब्रिज के आधार पर अपन है ना किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मीटर ब्रिज की सहायता से अपन है ना प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन करेंगे। मीटर ब्रिज की सहायता से अपन है ना प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है उनके सत्यापन की जांच करने वाले, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो के अंदर आज अपन केवल मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, आज अपन व्हीट स्टोन सेतु को समझने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन निकालो और आराम से बैठ जाओ और पढ़ते रहो भाई, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि व्हीट स्टोन सेतु जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन ने क्या किया बच्चों, 4 प्रतिरोध लिए, एक तो ली धारा मापी और एक लिया सेल, इनको जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लिया। जिस वाले परिपथ को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उस वाले परिपथ को बोलेंगे अपन व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। क्या किया, व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों के साथ में एक धारा मापी ली और एक सेल लिया, इनको जोड़कर एक परिपथ तैयार किया जिसको अपन बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखो बच्चों किस प्रकार से जोड़ा है किस प्रकार से नहीं जोड़ा है, अपन उसके बारे में बात करने वाले। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है व्हीट स्टोन के अंदर क्या होता है बच्चों, व्हीट स्टोन के अंदर होता है 4 तो प्रतिरोध होते हैं। क्या होता है भाई, 4 प्रतिरोध होते हैं। एक होती है इसके अंदर धारा मापी, और ये क्या होता है बच्चों, इसके अंदर सेल होता है। बात क्लियर है, क्या क्या होता है, छोटी सी बात याद रखनी है। 4 तो प्रतिरोध होते हैं, एक होती है धारा मापी, एक होता है सेल, ठीक है ना। 2 की काम में लेते हैं यानी कि कुंजिया। अब इसकी बनावट है ना, बनावट के बारे में बात करते हैं, इसकी जो बनावट होती है वह किस प्रकार की होती है। बनावट, ठीक है बच्चों, समझते रहो, बहुत प्यारा सी चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल का मामला है भाई, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल का मामला है तो प्रैक्टिकल को अपन ऐसे ही नहीं जाने देंगे। प्रैक्टिकल का मामला 30 नंबर का होता है, इसलिए 30 नंबर के ऊपर फोकस होना अपना जरूरी है, सीखना भी जरूरी भाई। तो ये हमारे पास में व्हीट स्टोन की अगर मैं बनावट के बारे में बात करूं तो बच्चों क्या होता है, इसके अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने है ना चतुर्भुज बनाया भाई, ठीक है ना। चतुर्भुज, हम चतुर्भुज को बनाते हैं तो हमने क्या किया बच्चों कि एक चतुर्भुज की 4 भुजा होती है,
तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं बच्चों कि इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, चतुर्भुज की ओ बनाते हैं। जैसे इस प्रकार से अपन ने ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, इस तरीके से ये अपन यहाँ पे चतुर्भुज बना देते हैं बच्चों। ध्यान से सुनना और देखते रहो डायग्राम को, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक क्या बनाया बच्चों, अपन ने चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये जो हमारे पास में चतुर्भुज है ना, ये बना दिया हमने चतुर्भुज। चतुर्भुज की चार भुजा ले ली बच्चों अपन ने, ठीक है ना। एक तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारे पास में इस प्रकार से, ये चतुर्भुज की अपन ने चार भुजा ली और इनको अपन ने इस प्रकार से थोड़ा सा काट दिया। अब सुनिए, इन चारों भुजाओं में क्या करते हैं बच्चों अपन, ये चतुर्भुज की चार भुजाएं, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे इसका। यहाँ पर मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी, यहाँ पे लिखा मैंने सी और यहाँ पे लिखा मैंने डी, ठीक है ना। ये पूरी चतुर्भुज की ये कटी नहीं हुई, यहाँ पर अपने को जहां जहां कटी हुई दिख रही है ना, यहाँ पर अपने को प्रतिरोध जोड़ दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चों, जो चतुर्भुज की ए बी वाली भुजा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं अपन इस प्रकार से, ठीक है ना। और इस प्रतिरोध का नाम दिया बच्चों अपन ने पी, ठीक है ना। एक प्रतिरोध अपन ये जो बीसी वाली भुजा है यहां पर जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और इसका नाम दे दिया अपन ने क्या, क्यू, ठीक है। एक हमारे पास में प्रतिरोध है, चार प्रतिरोध लेने, कितने लेने बच्चों, चार प्रतिरोध, ठीक है ना। तो पी और क्यू लिया, एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं अपन एडी वाली भुजा के मध्य में यहाँ पे, ठीक है ना, इसका नाम दिया अपन ने आर, और एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं बच्चों अपन यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसका नाम दे दिया अपन ने यस, ठीक है ना। हमारे पास में देखो अपन ने क्या क्या चार प्रतिरोध लिए, कौन कौन से बच्चों, पी क्यू आर और यस। इन चारों प्रतिरोधों को जो हमारे पास में चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज की जो भुजा होती है वहां पर अपन ने इस प्रकार से जोड़ दिया। अब इस चतुर्भुज का जो ए वाला सिरा और जो सी वाला सिरा है ना बच्चों, इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक सेल की सहायता से, ठीक है ना, सेल की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो सेल की सहायता से जब अपन इनको जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये हमारे पास में यहाँ पर अपन ने एक सेल इस तरीके से जोड़ दिया। सेल के साथ में अपन एक कुंजी जोड़ देते हैं बच्चों, और इस वाले सी वाले सिरे को भी अपन इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो सर्किट है, ये पूरा का पूरा सर्किट वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज की जो चार भुजाएं होती है, ए बी, यहां पर सी लिख देता हूं मैं, ये वाली सी वाली भुजा हो जाएगी, ए बी सी डी। और यहाँ पे अपन ने ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा के मध्य में क्या जोड़ दिया बच्चों, पी वाला रेजिस्टेंस जोड़ दिया, बीसी के बीच में क्या जोड़ दिया, क्यू वाला जोड़ दिया, एडी के बीच में क्या जोड़ दिया, आर जोड़ दिया, और डीसी के बीच में क्या जोड़ दिया अपन ने, यस वाला। अब देखो यहाँ पर इस चतुर्भुज की ये जो बीडी वाली भुजा दिख रही है ना, ये बीडी वाला जो विकर्ण दिख रहा है, इस बीडी विकर्ण के बीच में अपन क्या करेंगे बच्चों कि एक जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर, यानी कि ये अपन ने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ में अपन जोड़ देते हैं कुंजी, ठीक है ना। एक कुंजी अपन ने यहाँ पे जोड़ दी, ये कुंजी ये जुड़ी हुई है, इस वाली कुंजी को अपन नाम दे देंगे बच्चों K1 नाम दिया। ये हमारे पास में सेल है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह अपन ने कितना मान रखा है बच्चों, E मान रखा है। ये सेल का पॉजिटिव है और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ में जो कुंजी जुड़ी हुई है इसको अपन नाम दे देंगे बच्चों क्या, K2, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारे पास में ये पूरा का पूरा इसका सर्किट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि इसका जो सर्किट है ये कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर अपन अगर बात करेंगे तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है बच्चों, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर व्हीटस्टोन जो सेतु होता है इसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध। यानी कि अगर हमारे पास में कोई तार दे रखा है, ठीक है ना, उस तार का जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस वह कितना है, अगर अपने को पता नहीं है तो उस वाले तार का जो प्रतिरोध है अपन वो किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये अपन ने इसकी बनावट बनाई। अब देखो
बनावट में क्या होता है ये आप लोगों के सामने है कि ये इसका 4 रेजिस्टेंस दे रखे पी क्यू आर एस, इनको अपन ने ना ऐसे चतुर्भुजाकार जो आकृति है उस प्रकार से अपन ने जोड़ दिया, ठीक है ना। और इसके साथ में अपन ने सेल भी जोड़ दिया, कुंजी जोड़ दी K1 और यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दी, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है ये धारा मापी गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन कुछ बातें हैं जो लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है बच्चों वो लिख लीजिए, ठीक है ना। यहां अगर मैं बात करूं तो P कोमा Q कोमा R कोमा S ये क्या है बच्चों प्रतिरोध है, क्या है बच्चों ये प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है यहां तक। अच्छा अगर ये हमारे पास में प्रतिरोध है, G क्या है बच्चों, यहाँ पे G हमारे पास में धारा मापी है, G क्या है बच्चों धारा मापी, ठीक है ना। G है हमारे पास में धारा मापी, यानी कि अगर अपन बात करेंगे तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा हमारे पास में। और ये जो ई दिख रहा है ये हमारे पास में सेल है, ठीक है ना। तो ई जो है ये सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी कि एक प्रकार से अपन लिख सकते हैं सेल। और यहाँ पर K1 और K2 जो दिख रहा है ना, K1 को चाहो तो अपन है ना प्राइमरी की बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल, सॉरी प्राइमरी की। तो K1 जो है ना बच्चों ये हमारे पास में है सेल कुंजी भी बोल सकते हो आप इसको, सेल कुंजी या फिर बैटरी कुंजी बोल सकते हैं, सेल कुंजी बोल दो इसको, सेल कुंजी, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं बच्चों अपन प्राइमरी, प्राइमरी की बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे पास में जो K2 दिख रहा है ना, इस वाले K2 को अपन बोलेंगे, K2 को बोल सकते हैं अपन धारा मापी कुंजी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, धारा मापी कुंजी बोलेंगे। और ये अगर अपन इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए तो इसको सेकेंडरी की बोल सकते हैं, सेकेंडरी की बोल देंगे। ये बात क्लियर है। ये होती है बच्चों इसकी बनावट, ठीक है ना। अब बनावट के बाद में आता है बच्चों कि इसका जो प्रिंसिपल होता है यानी कि सिद्धांत वो क्या होता है। तो आप लोग है ना पहले तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए कि ये इसकी बनावट में क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये अपन ने पूरा ये इसको देखा है, अब अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, ठीक है ना। तो इसका जो सिद्धांत है ना वह क्या होता है बच्चों, इसका सिद्धांत जो है वह ये किस प्रकार से काम करता है, बीट स्टोन ब्रिज। तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। मेन इसका प्रिंसिपल ये, जब यहाँ पर आप लोगों ने अपन ने देखा है कि जब अपन इसके अंदर की लगाते हैं तो ये जो धारा आएगी वह आई वाली धारा हो जाएगी। ए वाले बिंदु पर ये जो धारा होती है ये आई वाली धारा होती है ना बच्चों, या आई वाली धारा है ना दो भागों में विभाजित हो जाती है, कौन कौन सी में, I1 और I2 में। तो इस ए बी वाले वायर के अंदर पूरे यहां से लेके यहां तक जो धारा है वह कितनी जाएगी बच्चों I1। फिर I1 धारा को बिंदु बी पर है ना क्या मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं, एक तो ये वाला रास्ता मिलता है और एक ये वाला रास्ता मिलता है, ठीक है ना। अच्छा I2 जो वाली करंट है ना, I2 वाली करंट को जब एडी वाले जो भुजा है, एडी वाले भुजा के अंदर है ना I2 वाली करंट आएगी, तो I2 वाली करंट को डी तक है ना, डी वाले बिंदु पर है ना फिर से दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ये इधर जा सकती है और ये इधर जा सकती है, ठीक है ना। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है ना वो क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मान लो भाई दबे यहाँ का ये जो हमारे पास में बी वाला बिंदु है ना बच्चों, बी वाले बिंदु का जो विभव है वो अपन बी वी मान लेते हैं, और डी वाले बिंदु का जो विभव है वो कितना मान लेते हैं बच्चों, बी डी मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ का विभव यानी कि इस वाली जगह का विभव, बी वाले बिंदु का विभव ज्यादा होगा, तो ये जो धारा है ना I1, ये धारा I1 है ना कहां से गुजरेगी बच्चों, I1 वाला धारा गुजरेगी बी डी और सी, यानी कि ये I1 वाली धारा ऐसे आके यूं जाके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। और अगर हमारे पास में डी वाले बिंदु का विभव ज्यादा होगा तो I2 वाली जो धारा है ना वह कैसे जाएगी बच्चों, वह जाएगी I2 वाली धारा, यहाँ का विभव ज्यादा है तो वह I2 वाली धारा जाएगी डी बी और सी, इस तरीके से ये वाली धारा ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करें बच्चों कि जो इसका प्रिंसिपल है ना, इसका प्रिंसिपल में अपन एक बात कर समझते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। अगर हमारे पास में बी वी ग्रेटर देन बी डी है, ठीक है ना, यानी कि क्या किया अपन ने, यहां का विभव अगर यहां के विभव से ज्यादा है, बी वाले बिंदु का विभव डी वाले बिंदु की अपेक्षा ज्यादा है, तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ऐसी वाली कंडीशन में जो करंट है ना यानी कि धारा, ठीक है ना, ये धारा हमारे पास में कहां से जाएगी बच्चों, करंट ये जाएगी कौन से वाले मार्ग से, बी डी और सी वाले पाथ से होती हुई जाएगी, ठीक है ना। कहां से जाएगी बच्चों, यहाँ का विभव ज्यादा है यहाँ का विभव कम है, तो धारा मतलब इस प्रकार से जाएगी, इस तरह से इधर भी जाने वाली है, मतलब यहाँ से भी धारा जाएगी कौन से वाले, ये बी डी सी वाले पाथ से जाएगी। अब जब इस वाले मार्ग से धारा गुजरेगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आएगा बच्चों, विक्षेप आएगा,
क्या आएगा ये विक्षेप। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जब हमारे पास में बीबी का मान ग्रेटर देन है बीडी की अपेक्षा, देन इंप्लाइज जो धारा है वह कौन से वाले मार्ग से गुजरेगी बच्चों, बी डी से गुजरेगी। और जो गैल्वेनोमीटर है इस गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बच्चों, विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, अब मान लो बाय द वे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप है अगर वो इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से विक्षेप आ रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है सुई अगर वो ऐसी है तो वो इस तरीके से झुक जाती है। अब अपन क्या करते हैं, देखो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये अपन ने बना दी, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास में बी वाले यहां का विभव ज्यादा होगा यहां का विभव कम होगा तो एसी वाली कंडीशन में धारा इस प्रकार से चली जाएगी। अब दूसरी वाली कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अगर दूसरी वाली कंडीशन के अंदर बच्चों, ठीक है ना, कि अगर जो डी वाला पॉइंट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला डी वाले पॉइंट का विभव अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो फिर धारा है ना डी से बी की तरफ जाएगी। ठीक है ना भाई, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा वाला पॉइंट लिखने वाले हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास में कंडीशन आएगी बच्चों, सेकंड वाली कंडीशन, क्या कंडीशन आएगी, अगर वीडी का विभव, ठीक है ना, डी वाले बिंदु का विभव ज्यादा है किसके अपेक्षा, बी वाले बिंदु की अपेक्षा, तो ऐसी वाली कंडीशन में जो धारा है, ठीक है ना, धारा डी से किधर जाएगी बच्चों, बी की तरफ। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि जो धारा है वह किधर से जाएगी बच्चों, आई जो है वह जाएगी बच्चों डी से डी बी सी, इस तरीके से इस वाले रास्ते से निकल जाएगी। और जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर जो विक्षेप आया है, ठीक है ना, वो पहले जो विक्षेप आया था ना, पहले जो विक्षेप आया है इस पहले वाले विक्षेप के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, विक्षेप आ जाएगा, यानी कि विक्षेप इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब सुनिए, अब अपन ये मान के चले बच्चों कि अगर यहां का विभव और यहां का विभव, दोनों विभव अगर यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसी वाली कंडीशन में ये वाली जो भुजा है ना बीडी वाली भुजा, इस बीडी भुजा के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहां का विभव और यहां का विभव क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। यानी कि मैं यहां पे लिखने वाला हूं थर्ड वाली कंडीशन। क्या थर्ड वाली कंडीशन है बच्चों, कि अगर बी वी ग्रेटर देन हो जाएगा वी डी के, तो ऐसी वाली कंडीशन में जो हमारे पास में बीडी वाली भुजा है ना, इस बीडी भुजा के अंदर जो धारा है उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और जब हमारे पास में धारा का मान जीरो होता है तो जो गैल्वेनोमीटर होता है यानी कि जी, इसके अंदर जो विक्षेप होता है, यानी कि जी के अंदर जो विक्षेप होता है वह विक्षेप भी कितना हो जाएगा, शून्य। यानी कि इसको बोलते हैं अपन शून्य विक्षेप की स्थिति। और जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर हमेशा शून्य विक्षेप की स्थिति पे ही काम करता है। यह बात क्लियर है भाई यहां तक। चलिए, तो यहां पर ये हमारे पास में बीवी इक्वल टू बीडी है ना, तो ऐसी वाली कंडीशन में, ठीक है ना, ये जो हमारे पास में ये धारा मतलब ये जो शाखा दिख रही है कौन सी वाली, बीडी, इस बीडी शाखा के अंदर ना कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर है ना कोई विक्षेप शो नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर है भाई। चलिए अपन आगे बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में कंडीशन है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ऐसी वाली स्थिति में बीडी शाखा के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं देगा। और ये होती है हमारे पास में ये जो कंडीशन है ना, इसी को बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। यही स्थिति व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों, ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। और ये व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलित अवस्था कहलाती है, यानी कि व्हीटस्टोन जो सेतु होता है वो किसके ऊपर काम करता है, संतुलित अवस्था के ऊपर काम करता है। बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहां पर अपन आगे बात करते हैं बच्चों, जब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, दोनों विभव क्या हो जाए बच्चों, बराबर, यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो इस वाली जो शाखा है ना इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसके अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ना यहाँ पे, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह बात के ले रहे यहाँ तक। अगले बच्चों आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे चार वायर दिख रहे हैं आप लोगों को, मतलब चार भुजा दिख रही है, कौन सी, ए बी बी सी और उसके बाद में एडी और ये हमारे पास में। तो मैं यहां पर है ना इसका प्रिंसिपल लेके आते हैं बच्चों, ये है प्रिंसिपल। अगर मैं यूं लिखने वाला हूं, ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल लेके आएंगे
क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं तीन चीजें लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। एक तो हमारे पास में इसको ये वाले जो आए ना बच्चों, इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास में वायर दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना। कौन सा वाला वायर है बच्चों, ए बी वाला वायर, ठीक है ना। इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, क्यू, और सॉरी पी। यहां पर जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है बच्चों, I1। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास में है ना एक वायर दिख रहा है तुम लोगों को, कौन सा वाला, एडी वाला, नीचे वाला, ठीक है ना, एडी वाला वायर, ठीक है ना। कौन सा वाला वायर बच्चों, ये रहा एडी, ठीक है ना। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, यहाँ का रेजिस्टेंस लिया अपन ने आर, और इसके अंदर धारा कितनी जा रही है बच्चों, I2, ठीक है। अगर मैं इस वाले तार का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, इस वाले तार का, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको लिखूंगा, धारा इधर से इधर जा रही है ना, यानी कि उच्च विभव यहां होगा और निम्न विभव इधर की साइड पे होगा, यानी कि मैं लिखने वाला हूं बच्चों वी ए माइनस का वी बी इक्वल टू, यहां पर हमारे पास में विभवांतर है, और ओम के नियम से वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर होता है। क्या होता है बच्चों, आई आर। अगर मैं यहां पे इसके अंदर बहने वाली करंट है ना वो कितनी है बच्चों, I1, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, P। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं I1 और साथ में कितना जाएगा, P। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 2। ये बात के ले रहे ना यहां तक। अब सुनिए, अगर मैं यहां का निकालना चाहता हूं इस वाले वायर का, तो मैं यहां पर वही, ये उच्च विभव वाला बिंदु है, ये निम्न विभव वाला बिंदु है, इसलिए मैं लिखना चाहता हूं यहां पे कि वी ए माइनस का वी डी इक्वल टू, हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओगे। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितने आ रहे हैं, और यहाँ पे बहने वाली धारा कितनी, I2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, I2 और साथ में सॉरी 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 I2, और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, R, और इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड, सॉरी थर्ड। बात कर ले रहे हैं यहां तक। अब इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं, ठीक है ना, यहां पे ध्यान से समझना, इसका मैंने यहाँ का विभवांतर लिख लिया, यहाँ का विभवांतर लिखा है। अब मैं बीसी और जो डीसी वाली जो भुजा है ना, इसका विभवांतर लिखूंगा। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं ना बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं अपन, फिर से एक वो बना लेते हैं यहां पे इस प्रकार से। यहां पर लिखा मैंने बी और यहां पे लिखा मैंने सी। ये बीसी वाली जो भुजा है ना, इसके अंदर धारा कितनी जाएगी बच्चों, I1। I1 क्यों जाएगी, ध्यान से सुनना, I1 क्यों जाएगी, क्योंकि हम काम ही संतुलित अवस्था के ऊपर कर रहे हैं। जब बीच स्टोन से तू अगर संतुलित अवस्था में होता है, तो इसका मतलब जो I1 दिख रही है ना आप लोगों को, I1 इसके अंदर नहीं आएगी, I1 इसके अंदर नहीं आएगी, तो I1 कहां चली जाएगी, जितनी आई इधर आ रही तो आई इधर की साइड पे चली जाएगी, यानी कि इस वाली शाखा के अंदर भी कितनी धारा जाएगी, I1। और यहां पर जब यहाँ का विभव बराबर है, तो इसका मतलब जो I2 वाली धारा है ना इधर नहीं जाएगी, तो इसके अंदर कौन सी वाली धारा जाएगी बच्चों, जिससे डीसी के अंदर जाएगी I2 वाली भुजा, ठीक है ना। यानी कि बीसी के अंदर भी कितनी वाली भुजा जाएगी बच्चों, बीसी के अंदर जाएगी I2 वाली, I1 वाली भुजा। और जो हमारे पास में डीसी है, ठीक है ना, ये वाला वायर है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में डी, और ये यहाँ पे क्या है, सी है। इसके अंदर कौन सी वाली करंट जा रही है बच्चों, I2, और इसके अंदर कौन सी वाली करंट आ रही है, I1। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस दे रखा है अपन ने Q, और यहाँ का रेजिस्टेंस अपन ने कितना मान रखा है, यस। अगर मैं यहाँ का विभवांतर लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, इसको लिखने वाला हूं मैं वी बी माइनस का वी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, I1 Q हो जाएगा। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 4। फिर मैं इसी को इसी प्रकार से यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो इसको लिखूंगा वी डी माइनस का वी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, I2 यस, ठीक है ना। और इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 5, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रही होगी तुम लोगों को, कहां गई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहां है, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है बी बी माइनस वी बी इक्वल टू वी डी। मैं इसको लिखने वाला हूं बच्चों वी बी, समीकरण 1 को, समीकरण 1 से मैं ऐसा लिखूंगा, क्या लिखा हुआ है वहां पे, वी बी इक्वल टू लिखा हुआ है वी डी, ठीक है ना। मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूं बच्चों, इस वाले को यहां पर भी आगे वी ए माइनस कर दिया, और यहां पर भी वी ए माइनस कर दिया। बात क्लियर है भाई। अब ध्यान से सुनना, मैंने डाला इसको इक्वेशन नंबर कितना, 6, ठीक है ना। क्या आया यहाँ पे, वी ए माइनस का वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी डी। ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है ना। ये रहा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू I1 P, और वी ए माइनस वी डी इक्वल टू I2 P, I2 R। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, कि यहां पे, ठीक है ना, कौन कौन सी समीकरण से मान रखूंगा बच्चों, यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 और 3 का मान कहां रखने वाला हूं, समीकरण नंबर
6 में, तो यहां पे लिखूंगा समीकरण समीकरण 2 व 3 का मान यहां रख दो बच्चों, समीकरण नंबर 6 में। अगर मैं यहां रखता हूं तो यहां पे हमारे पास में क्या कंडीशन बन जाएगी बच्चों, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा I1P इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी जगह आएगा I2 और R, ठीक है ना। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना 7। यहां तक बात क्लियर है। अब वापस से मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। ये जो समीकरण नंबर 1 को मैंने ऐसा लिखा ना, अब समीकरण नंबर 1 को मैं ऐसा लिखने वाला हूं, समीकरण 1 से वापिस वहां पे लिखा है वी ए इक्वल टू, क्या लिखा हुआ बच्चों, वी डी लिखा हुआ है। मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से मैं वीसी माइनस कर दूं और इसमें से भी मैं क्या माइनस कर दूं बच्चों, बीसी माइनस कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इसको डाल लिया मैंने इक्वेशन नंबर कितना, इसको तो हमने 7 डाला, इसको डाला है अपन ने 8। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, जो 4 और 5 वाली इक्वेशन दिख रही है ना, देखो यहाँ पे 4 और 5 वाली इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 व 5 का मान कहां पे रखना है बच्चों, समीकरण नंबर 8 में। अगर मैं यहां रखूं तो देखो वी ए माइनस बी सी, वी ए माइनस सॉरी, ओ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये इक्वेशन ही गलत लिख दी यार यहाँ पे, ठीक है ना। सुनो, यहाँ पर आएगा हमारे पास में बी आएगा बच्चों, ठीक है ना, बी, और यहाँ पर ठीक है। अच्छा, बी बी माइनस बी सी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, I1P। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कितना आ जाएगा बच्चों, I1Q। इसकी जो वैल्यू है ना बच्चों, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, I2S हो जाएगा। और इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना 9। अब आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन नंबर 7 है ना, इक्वेशन नंबर 7 को डिवाइड कर दो कहीं से, इक्वेशन नंबर 9 से। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों कि यहां पर 7 को डिवाइड कर दिया मैंने कहीं से, 9 से। क्या लिखा हुआ है बताओगे, I1P, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है I1P, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I1Q। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं I1P अपॉन में I1Q इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है I2R, और अपॉन में इधर कितना लिखा हुआ था, कहां पे कहां पे कहां पे, अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कितना लिखा हुआ है, ये देखो I2S। तो यहां पे लिखने वाले हैं अपन I2S। इससे इसको काटा, इससे इसको निपटाया, हमारे पास में बचा कितना, P अपॉन Q इक्वल टू कितना आया, R अपॉन S, ठीक है ना। और अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो S है ना, इस वाले S को अपन मानते हैं अज्ञात प्रतिरोध। क्या मानते हैं बच्चों, इसको अज्ञात प्रतिरोध। और हमें वैल्यू की फाइंड करनी है बच्चों, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अज्ञात प्रतिरोध की। काय की वैल्यू फाइंड करनी, अज्ञात प्रतिरोध की। तो अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फटाफट फटाफट चलो 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 कहां चलेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। सुनो, काय की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, एस की। एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजू, बाकी को इधर भेजू, इसको इधर भेजा तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई बताओगे, क्यू अपॉन पी, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चों, आर। अरे आएगा नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर, होगा ना भाई। तो ये हमारे पास में होता है फॉर्मूला किसका, अज्ञात प्रतिरोध का। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो यहां पर अपन है ना QPR, अगर इन तीनों प्रतिरोधों का मान अगर पता है तो अपन है ना किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बात क्लियर है यहां तक। तो अपन है ना ये इस वाले सूत्र की सहायता से क्या याद करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहां कहां होता है, इसका उपयोग होता है मीटर ब्रिज में। कहां होता है बच्चों, मीटर सेतु, ठीक है ना, मीटर सेतु, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अपन कर सकते हैं किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यह बात क्लियर है भाई, यहां पर आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी, ठीक है ना। और ये व्हीटस्टोन सेतु कंप्लीट, ठीक है ना। तो आज अपन ने है ना केवल एक छोटा सा पॉइंट मतलब एक टॉपिक समझा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है ना।
उसके बाद में उसका प्रिंसिपल क्या होता है वो देखा है अपन ने, किस तरीके से वर्क करता है ये भी देखा है अपन ने, और बीज-च्युतन सेतु की सहायता से अपन क्या करते हैं बच्चों, बीज-च्युतन सेतु की सहायता से अपन करते हैं, क्या-क्या करते हैं फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ये इसकी सहायता से अपन करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, किसका, किसी भी वायर का, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक खत्म, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई, कुछ तो क्या सभी समझ में आया होगा यार, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।